अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके मनावा में बीवी ने आशना के साथ मिलकर शोहर को कत्ल करवा दिया और 7 रोज तक मुलजिम के बारे में कोई इंकशाफ ना किया। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन को मुलजिम के ऊपर शक गुजरा तो उन्होंने पुलिस को बुलवा कर उसको गिरफ्तार करवा दिया। मुलजिम ने मकतूल को क्यों कत्ल किया, इसके पीछे क्या मुहरिकात थे, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो उसने क्या इंकशाफात किए हैं और मकतूल के वुरसा इंसाफ के लिए और मुलजमान की जानिब से जो धमकियां दी जा रही हैं उस हवाले से क्या कहते हैं, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या मनावा के इलाके गंजे सिंधु में पेश आया, जहाँ पर बीवी ने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल कर दिया और इंतहाई सफाकी के साथ शोहर को कत्ल किया। हमारे साथ मकतूल के लवाहिकीन मौजूद हैं, इलाका मुअज़्ज़िज़ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि गाँव में बहुत कम्यूनिटी लिविंग होती है, 7 घर होते हैं, हर बंदे के बारे में लोगों को पता होता है और हर आने जाने की जो हरकत व सकनात हैं उनको लोग नोट कर रहे होते हैं। स्पेशली जो इलाका मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं उनके पास छोटी छोटी बातें जो हैं वो पहुंच रही होती हैं, तो इनको क्या कभी इस बारे में शक हुआ था या नहीं हुआ था, और अब जबकि ये इतना बड़ा सानिया इनके ऊपर गुजरा तो ये क्या इस पर बताते हैं। आपका मकतूल के साथ क्या ताल्लुक था? मेरे भाई थे। बड़े भाई थे? छोटा? बड़े थे मुझसे। कितना अर्सा पहले उनकी शादी हुई थी? तकरीबन 13 साल हो गए। कितने बच्चे उनके? 2 बेटे। जो उनकी बीवी है वो रिश्तेदारों में या गैर? हाँ जी, रिश्तेदारों में। क्या रिश्तेदारी? आंटी की बेटी। तो उनकी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा रहता था? कैसे ताल्लुकात थे इनके आपस में, दोनों मियाँ बीवी के? ताल्लुकात तो सही थे घर में भी और वैसे भी, बस ये क्या मसला बना क्या नहीं ये नहीं हमें पता चला। बाकी ये है कि जो जिसने मारा है ना वो धमकी देता था मेरी भाभी को कि मैंने इसको मार देना है। आपके तो भाई को मार देना है वो बस इसी वजह से कि मैंने आपसे शादी करनी है। तो वो कहती थी नहीं मैंने नहीं इसको मरवाना, मेरा शोहर है। तो इसी वजह से मसलन के वो पता नहीं चला कब उसने आके ऐसा कर दिया। वो करता क्या था? यही पहले मजदूरी करते थे, बाद में वो ये जहाँ पे हमारे सब जाते मिशीशा पे वहाँ पे काम करने लगे। तो आपको कभी आपके भाई ने या घर वालों को आपके भाई ने बताया था कि ऐसे ये जो है ये धमकियाँ देता है? नहीं, कभी नहीं बताया। कभी लड़ाई वगैरह हुई थी? नहीं। तो गांव के अंदर तो आना जाना बहुत ज़्यादा नोट किया जाता है। हाँ हर बंदा जो नज़र रखता होता है, तो आप लोगों ने कभी देखा था कि उसको वो आपके भाई की गैर मौजूदगी में घर आता था और आपकी भाभी के साथ नज़र आता था? नहीं, पता नहीं, ये बातें जो मुझे नहीं पता है फिलहाल। बाकी जो ताल्लुकात थे उनके वो तो है, लेकिन आप लोगों को पता थे ताल्लुकात थे उनके? 1 बार 2 बार पता चला था तो भाभी कहने लगी नहीं ऐसी बात नहीं है कोई भी, मैंने छोड़ दिया है ये वो मसलन जो भी सफाइयाँ अपनी देती रही हैं। लेकिन वो भाभी बेकसूर है, उन्होंने नहीं ये किया, उसने किया जो भी किया। मुकदमा आपने अपनी मुद्दत में दर्ज करवाया? जी, लेकिन हम तो अनपढ़ हैं, वो इतना पढ़े भी नहीं हैं, वो पता नहीं पुलिस वालों ने क्या लिखा है क्या नहीं। वो तो इसी वैसे ही शक की बिना पे हमने किया था, लेकिन वो बेकसूर है। उन्होंने तो आप लोगों का कोई भाई वालिद वगैरह नहीं है? वालिद हैं लेकिन वो मसलन के ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, उनको नहीं इतनी समझ और कोई भाई वगैरह और कोई नहीं? भाई है एक छोटा है, वो छोटा है। अच्छा, तो इसलिए आप मुद्दइया बनी है? जी। तो पुलिस ने मुलजिमान पकड़ लिए हैं, तो क्या समझती हैं, इंसाफ मिल सकेगा? इंसाफ मिलना चाहिए हमें, क्योंकि मेरा भाई बेकसूर था। आप वही बताइएगा भाई, आप बताइएगा कि आप भी इसी गांव में रहते हैं और मकतूल जो है वो आपका रिश्तेदार था, कैसा था मकतूल? बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा, ठीक ही कि नहीं, और समझदार बच्चा था, ठीक ही कि नहीं। उसके साथ ज़्यादती की गई है, नजायज़ उसको कत्ल किया गया है, ठीक ही कि नहीं। उसको इंसाफ मिलना चाहिए। भाई जैसे मैंने इनसे भी पूछा कि
शहरों के अंदर तो फिर भी बातें जो है वो छुपी रहती हैं, लेकिन गाँव में तो कोई आ रहा है, कोई किसी को मिल रहा है तो बड़ा वाज़े तौर पे पता चलता है और लोग जो है वो मेने देने शुरू कर देते हैं, बातें करनी शुरू कर देते हैं। आप लोगों को जब पता चला कि वो आपकी भाभी से मिलता है तो आप लोगों ने क्यों उसको नहीं रोका? लड़की को समझाया था, ठीक है कि नहीं, उसने कसम भी खाई, उसने मतलब के बताया कि मैं पहले मेरा चक्कर था लेकिन अभी नहीं है, ठीक है कि नहीं। हमने सारों ने मिलकर, एक दो आदमियों ने समझाया, उसके वालदा ने भी, लड़की की वालदा ने भी और मैंने भी, ठीक है कि नहीं, कि ये गलत काम है, इसमें मत पड़ो, तुम्हारा घर बर्बाद होगा, बच्चे भी तुम्हारे जो है ना बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर उसको सारा कुछ समझाने के बाद वो मान गई, ठीक है, उसने कोई भी ऐसा कदम नहीं किया, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये जो लड़का था ना, उसको धमकियाँ देता था कि तुम लड़के से तलाक लो, आमिर से तलाक लो, और अगर तलाक नहीं लोगी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और उसको भी मार दूंगा। लड़का जो है वो शादीशुदा था, गैर शादी? वो पहले शादीशुदा, 2 शादियाँ की हुई हैं उसने। उसके माँ बाप वगैरह? उसकी माँ है, वालदा उसका नहीं है, वालिद उसका पहले कत्ल। वो आप लोगों का रिश्तेदारी है? हाँ जी, वो भी हमारा रिश्तेदारी है दूर से। तो आप लोगों ने कभी रिश्तेदारों को बीच में डाल के उसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं समझता था। वो क्या करता ठीक है कि नहीं, वो बोलता था कि ना कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन लड़की, आप कह रहे हैं कि पहले लड़की पहले थी ना, इसी वजह से तो ना कि ये हुआ ना कि वो पहले उसको ना कि पसंद करता था, ठीक है कि नहीं। लेकिन बाद में वो अपना मतलब के ज़्यादा करने लगा। हमने उसको समझाया लड़की को, लड़की तो समझ गई, ठीक है कि नहीं, उसने उससे मिलना जुलना भी बंद कर दिया और ये दूसरे सारा हो गया, लेकिन वो फिर भी नहीं बाज आता था। जो मिलना जुलना था ये शादी के बाद भी चलता रहा? शादी के बाद उसको समझाया? शादी के बाद भी चलता तो लड़की समझ गई, लेकिन वो जो बंदा था वो नहीं समझ रहा था। तो आप क्या समझते हैं कि कुछ गांव वाले ये भी कहते हैं कि इनकी कुछ अर्सा पहले भी लड़ाई हुई थी दोनों की, तो उसने कत्ल क्यों किया? कत्ल उसने इसको, वो उसके जो बयान है ना, वो बोलता है जी मैं ना कि मुझे इसके साथ ये खड़ा पसंद नहीं था, मुझे ये इसके साथ अच्छा नहीं लगता, ठीक है कि नहीं। तो जो भी इसके पास आता है मुझे गुस्सा चढ़ता है। वकूए की रात हुआ क्या? वकूए की रात आमिर सोया हुआ था, ठीक है, हम लोग भी अपने घर में सोए हुए थे, ठीक है कि नहीं। शोर पड़ा है, बच्चे उसके आमिर के और उसकी बीवी, ठीक है। उसने आगे ना कि क्या कि आमिर को कोई मार गया गोली, कोई मार के गया गोली ना कि मतलब के उसकी उस वक्त वो उसको समझ नहीं आई, क्योंकि जब लाइट जलाई उसने उसके ना कि चेहरे पे खून देखा ना, उसके होश गुम हो गए, ठीक है कि नहीं। वो ऐसे भागी है, ठीक है कि नहीं। तो पीछे से उसने मौके पे देखा है कि ये फैसल है, बाद में उसने बताया कि ये फैसल था, ठीक है कि नहीं, सोए हुए थे। लेकिन बात ये है कि उस वक्त उसको समझ नहीं आई, ठीक है। उसने बाद में उसको बताया, सब हम सबको बताया जो बात हुई है। सामने वो भी वहाँ पे थी जब कत्ल हुआ? ये सोई हुई थी, ठीक है कि नहीं, ये अपने बिस्तर पे सोई हुई थी, आंबर और अपने बिस्तर पे सोया हुआ था। तो वो अंदर कैसे आ गया? दरवाजे वगैरह तो? दरवाज़ा इनका जो है ना लकड़ी का पुराना दरवाज़ा है और बाहर से हाथ डाल के ना वो खुल जाता है दरवाज़ा, ठीक है। उसने फैसल ने अंदर आके फायरिंग की सिर्फ उसी के ऊपर? सिर्फ उसी के ऊपर, ठीक है कि नहीं, फायर मारा है और वो उसी कदम वापस भाग गया। घर आपने देखा होगा, छोटा सा घर है, ठीक है, सामने कमरा है, लकड़ी के दरवाजे हैं, ठीक है कि नहीं, वो भी टूटे फूटे। तो अभी क्या बताऊँगे ना कि वो मजदूर आदमी के साथ ना ज्यादती की है हमारे भाई के साथ, ठीक है। हम इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं। तो जब वो उसकी ज़िंदगी में धमकियां देता तो अभी भी कोई धमकियां वगैरह तो नहीं दे रहा? इतनी ज़्यादा नहीं है कि 1-2 मरतबा आमिर ने बताया कि वो फ़ोन करता है या मिलता है ना, तो वो बड़ी बुरी नज़र से देखता है या मसलन के ऐसे गुस्से से देखता है, ऐसे मामला थे उसको। अब जब आमिर मर गया और वो पकड़ा गया तो उसके बाद तो कोई धमकियां वगैरह नहीं आ रही? नहीं, अभी तो धमकियां नहीं। उसके घर वाले आए थे हमारे पास कि भाई हमारे बेटे से गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, उसको छुड़वा दो, या ऐसे बातें उन्होंने की हैं, ठीक है, लेकिन हमने ऐसा अभी उनसे कोई भी बात नहीं की। ठीक है। हमारे साथ इलाका मोअज़्ज़िज़ भी मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ मुकदमा दर्ज करवाने में बल्कि जब ये मुलज़िम गिरफ़्तार नहीं हो रहा था तो उसकी गिरफ़्तारी के लिए भी कोशिशें की थी। डॉक्टर साहब, इलाके के अंदर जैसे इलाका मोअज़्ज़िज़ीन होते हैं, उनके पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है और अगर कोई इस किस्म का मसला आए तो वो उसको हल कराने की कोशिश करते हैं। आपके पास ये मसला आया तो आपने हल कराने की कोशिश की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये मकतूल और कातल ये कज़न थे आपस में, और मकतूल की वाइफ जो है वो भी इनकी कज़न थी। ये इनके मामला चल रहे थे और ये इस लड़के के पास ये मंशियात भी फ़रोख्त करता था। इसके पास पिस्टल भी था एक नजायज़। तो
इसने डरा धमका के जो हमने गैस किया है, जज किया है, जो हमें पता चला है इन लोगों की बातों से, ये लड़की को मुसलसल तंग कर रहा था कि उससे तलाक लो और मेरे से शादी करो। डरा धमका के ही इसने उससे अपने नजायज़ तल्लुकात कायम किए। फिर कुछ अर्सा पहले लड़की और आमर में ये जो अब आपदा है, आपदा और आमर में डिवोर्स भी हो गई थी। फिर ये फतवा लिया गया, 60 बंदों को खाना खिलाया गया। लड़की दयानतदारी से बात की जाए, लड़की अगर इसके साथ मुलव्वस होती तो तब उसके लिए इससे बेहतर मौका कोई नहीं था। तब डिवोर्स क्यों ली थी? इसी ये इन मसाइल की वजह से ना इन दोनों में डिवोर्स हो गई। ना ही आमर उसको छोड़ना चाहता था और ना ही वो लड़की आमर को छोड़ना चाहती थी। और इससे डरते ये मुसलसल उन्हें धमकियां देता था कि मैं तुझे, तेरे खामद को कत्ल कर दूंगा, अगर तू मुझसे साइड पे हुई तुझे भी मार दूंगा। अक्सर वो डरती हुई बातें नहीं बताती थी अपनी फैमिली को। जहाँ तक कि इनके पास मसला आया, हमारे पास सुलझा दिया, वो समझा के। देखने में ये बड़ा इनोसेंट, शरीफ, मासूम लगता है। वालिद इसका है नहीं, वालदा इसकी है, बहनें हैं, एक इसका भाई है। जिस रात ये वक़ूआ पेश आया उस दिन किसी को कोई समझ ही नहीं आ रही थी बना क्या है। मैं जब गया हूँ, ये जरी और आपदा थी उधर बैठी हुई, और नाश जो थी वो हॉस्पिटल चली गई। पता चला इनसे कि ये अचानक, ये दोनों एक लड़का उसका 9 साल उम्र है गालबन, या 7-8, वो आमर के साथ सोया हुआ था और एक अपनी वालदा के साथ सोया हुआ था, आपदा के साथ। डॉक्टर साहब, अब जैसे ये बता रहे हैं उनके रिश्तेदार के वो उसकी फैमिली जो है इस चीज़ के ऊपर प्रेशराइज करिए कि सुलह कर लें, एक बंदे को भी मार दिया, उसकी बीवी की ज़िंदगी भी ख़राब कर दी, अब जो है वो सुलह की तरफ प्रेशर डाल रहे हैं, तो आप लोग इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं? जी, इसमें ये गुजारिश है कि वक़ूआ के कुछ 7 रोज़ बाद उसको गिरफ़्तार करवाया आपने, यहाँ से गिरफ़्तार करवाया, और कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही थी। मैंने ही इन्हें, पुलिस वालों को, हम सारों ने इधर मुतफ़िका फ़ैसला किया कि इसको चेक करते हैं। आपदा ने बताया हमें कि सीधी बात तो ये, आपदा ने हमें बताया कि ये मामलात हैं। आमर ये मुझे कहा करता था। अच्छा, तब तक आप लोगों को इस पे शक नहीं था? किसी को नहीं, ये नाश के साथ गया है। और बीवी ने बताया भी नहीं था? बीवी को तो किसी को ये इतनी सुध बुद्धि नहीं ना रही। ये फैसल जो है ना वो अब नाश के साथ गया है अस्पताल, तब तक वो जिंदा था। हॉस्पिटल में जाके वो एक्सपायर हुआ है, तो फैसल उधर साथ था। इन लोगों को उस पर गुस्सा था। इन्होंने मुझे बताया कि हमने उधर कहा उसको कि यहाँ से चला जा वरना कोई फसाद होगा। इन बातों पे हमने गौर करना शुरू कर दिया और सोचते सोचते इस नतीजे पे पहुँचे कि हो सकता है आमर को इसने फैसल नहीं मारा होगा। आपदा को टच किया तो आपदा ने हमें सीधी बात बता दी कि मैं डरती हुई ये बात नहीं कह रही, उसने मुझे भी मार देना। हमने कहा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप सीधी बात बताओ। उसने हमें सीधी बात बता दी। इधर ये पूरी बरादरी थी, इनके अजीज़ों अकारब सारे। तो फैसल को पुलिस वाले आए हैं, उनको बुलवाया। फैसल को ये साथ गया है मनशा, इसने उसको अरेस्ट करवाया उनके घर से। वो उसकी वालदा पीछे आ गई है, तो उसने कहा क्या बात है। मैंने उसे कहा कि ये मर्डर में गया है। वो उधर जाके मान गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ऐसा किया। तो ये जो प्रेशर डाल रहे हैं सुलह के लिए, उसके लिए क्या करें? ये मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। उसी शाम फिर हम सारे इकट्ठे होते हैं ये इधर डेरे पे। उन्होंने कहा कि उसकी बेटियां, उसका दामाद और सारे ही, उन्होंने कहा जी हमें माफ़ कर दो, जो होना था हो गया। हमने उन्हें कहा कि आपको कांटा चुभे तो आपको दर्द होती है, तो ये मर्डर हुआ है, तो बेगना उसको मारा है, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। तो ये हमारी बातें हुई हैं। तो आइंदा मैंने उन्हें कहा है कि इन लोगों को आपने टच नहीं करना, बल्कि ये गांव की तरफ से हम ये कहते हैं कि आप अपने बेटे की पैरवी ना करो और ये मकतूल सज़ा होने दे वो, और मकतूल फैमिली की हमायत करो। उन्होंने कहा जी ठीक है, मगर वो करते हैं पैरवी उसकी।
ठीक। इन्हें ये नहीं पता कि FIR किसने दर्ज की है, कि इन्होंने साइन ही किया है, ये मेरे साथ बैठी हुई है आपदा। सही, ठीक। मैं भी था उधर, मैंने कहा जी ठीक है कर दे साइन, तब नामालूम पर्चा हुआ था। तो ये हालात हैं सारे इसके। बहुत मेहरबानी। लियाकत डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मकतूल की बहन और रिश्तेदार मौजूद थे। मकतूल को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया गया कि उसका जो कज़न था वो उसकी बीवी के साथ शादी करना चाहता था और उनके घर को बर्बाद करने की भी कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मुलजिम को भी, फैसल को भी गिरफ़्तार कर लिया है और उसकी जो अहलिया है मकतूल की, उसको भी हिरासत में रखा हुआ है। पुलिस के पास चलते हैं, मुलजिमान से भी जानते हैं और पुलिस से भी जानते हैं कि जो इनके खदशात हैं कि उनको छोड़ ना दिया जाए और इंसाफ के तकाजे पूरे ना हो। पुलिस कैसे इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी? मनामा पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। एक के ऊपर मुद्दईयों की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने उनके भाई को कत्ल किया, जबकि उनकी दूसरी मुलजिमा जो है जो पुलिस ने गिरफ्तार की है वो मकतूल की अहलिया है। इन्हीं से जानते हैं कि क्यों इन्होंने इस इंतहाई कदम तक पहुँचे। अगर इनका मुआशका चल रहा था या इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी तो कत्ल करने तक ये बात क्यों पहुँची, नहीं से जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? जी फैसल। कहाँ के रहायशी हो? गंजे सिंध के। कब से जानते हो खातून को? सर ये हमारे रिश्तेदार है, हम शुरू से जानते हैं। अच्छा, तुम शादीशुदा? जी सर। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक बेटा है मेरा। कितनी दफ़ा तुम्हारी शादी हुई पहले? 2 बार शादी हुई है पहले। हाँ, तो वो किधर गई बीवियाँ? पहली बीवी तो सर वो उसने अफला ले लिया तो वो चली गई अपने घर। अच्छा। उसमें 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, और दूसरी? दूसरी अब मैंने शादी की तकरीबन 3 साल हो गए। हाँ। उसमें 2 साल का एक बेटा है मेरा। हाँ, तो उनसे दिल नहीं भरा था जो एक और औरत को फंसाने की कोशिश कर रहे थे? सर ये इनकी खुद की रजामंदी थी इसलिए सर। अच्छा, तो क्या हुआ क्या? किस तरह से तुमने ये कत्ल करने का प्लान बनाया? सर वो बस हमने दोनों ने सोचा था कि हम इसको ख़त्म कर। ऊंचा बोलो ज़रा। सर हमने सोचा था दोनों ने कि मिल के कर देते हैं काम इसको और शादी कर लेंगे बस। तो जो तुम्हारी अभी बीवी थी उसको पता था कि तुम्हारा कहीं पे मुआशका चल रहा है? नहीं सर उसे नहीं था पता। गांव वालों को पता था? सर उनको कुछ लोगों को पता था और कुछ को नहीं। किसी ने तुम्हें समझाया, रोका, मना किया? नहीं सर कोई बात ही नहीं करता था मेरे से। क्यों? इस मामले में किसी ने कभी बात ही नहीं की। अच्छा, तो फिर ये इसको कत्ल करने का प्लान तुम्हारा कैसे बना? सर वो हम दोनों ने मिलके सोचा था कि हम वैसे तो हम इकट्ठे हो नहीं सकते, शादी नहीं कर सकते, इससे जान छुड़ानी और कैसे छुड़ाएं। अच्छा, ये ज़रा मास्क उतार दो, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। जी ये तो नहीं कि तुम औरत को फंसाने के लिए अब उसका नाम ले रहे हो? नहीं नहीं सर, ये हम दोनों का प्लान था इसलिए हमने। तुम्हारे 4 बच्चे, उसके 2 बच्चे, तो वो क्यों तुम्हारे साथ शादी करेगी? सर बस वैसे इनका दिल कर रहा था। हैं? बस सर से इनका प्लान ही बन गया था मेरे साथ कि नहीं हमने शादी करनी। कितने अरसे से तुम लोगों का अफेयर चल रहा था? सर तकरीबन 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से? जी। तो कज़न तुम्हारी वो बचपन से है? जी तो सर। शादी के बाद तुम्हारी 2 शादियाँ होगी, उसकी शादी होगी, तब अब जाके याद आया था ये सारा? सर बस वो इनका कोई झगड़ा चल रहा था आपस में दोनों का, तो इसलिए वो कह रही थी मैंने अपनी जान छुड़ा पहली ली। बीवी ने तुमसे खुला क्यों लिया? सर वो पिंडी की रहने वाली थी लेकिन पता नहीं सर उसने क्यों छोड़ दिया। नहीं, कोई तो वजह होगी ना। ये कैसे हो सकता है तुम उसके शौहर थे और तुम्हें ये पता नहीं कि तुम्हारी बीवी तुम्हें क्यों छोड़ गई? सर उसकी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं उसे। और दूसरी? वो दूसरी तो कौन थी? घर है। तो उसको छोड़ के तुम एक और औरत के पीछे क्यों थे? सर नहीं मैंने उसे कहाँ छोड़ा, वो तो घर में ही है। वही ना जी। तो इसके ऊपर क्यों नजर रखी हुई थी? सर ये रिश्तेदार थे, हम जाते आते थे उनके घर, तो फिर सर वो इनके घर का लड़ाई झगड़ा जो रहता था उसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई मेरी इसने जान। कहा? जी। अगर उसने तुम्हें कहा भी तो तुम मना कर देते?
सर गलती कर ली है ना मैंने। गलती तो चलो मुआशके तक हो गई, कत्ल क्यों किया? कितने अरसे से उसको कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ था तुमने? सर नहीं, वो तो अभी हमने तकरीबन 1-1.5 माह से हमने प्लान बनाया था। असला कहाँ से आया तुम्हारे पास? सर वो काफ़ी देर का मेरे पास था, मैंने एक दोस्त से लिया था। ऊंचा बोलो जरा। मैंने अपने दोस्त से लिया था काफ़ी देर लाइसेंसी पहले। असला था? नहीं सर, जायज़ था। नाजायज असला। फिर उस रात क्या हुआ? कुछ नहीं सर, उस रात में हमने 1 दिन पहले प्लान बनाया, फिर उसके बाद हम गए इनके घर रात को। अच्छा, उसने बुलाया था मुझे तकरीबन को 3 बजे आ जाना। किसने बुलाया? इसने, कैसे बुलाया? यानी कि पहले प्लानिंग जो हमारी 1 दिन पहले हो गई थी ना, फिर रात को आज तुमने 3 बजे या 2 बजे जितने बजे भी तुम्हारा टाइम लगा तुम आ जाना। अच्छा सर फिर मैं चला गया था रात को, दरवाज़ा खुला था बाहर का भी, अंदर का भी खोला था। ऊंचा तो बोलो यार। सर अंदर का भी दरवाज़ा खोला था अच्छा और बाहर का भी खुला हुआ था। ठीक है। सर मैं चला गया इनके घर, मोबाइल की लैपटॉप जला के मैंने देखा दोनों को, ये भी उधर ही थी और वो भी बेड पे लेटा हुआ था। सर मैंने फिर गोली मार दी, मैं फरार हो गया। गोली मार दी तुमने उसे? तुम्हें मोहल्लेदारों ने मना किया था कि इससे दूर रहो, तो तुम दूर क्यों नहीं हुए? सर किसी ने नहीं कहा मुझे, किसी को पता ही नहीं इस चीज़ का। जो तुम्हारे वहाँ का नंबरदार है जो गांव का, लियाकत डोगर, वो कहता है सारों ने तुम्हें समझाया था कि इससे दूर रहो? नहीं सर, मेरे साथ तो कोई बात नहीं ऐसी हुई। जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि इसकी उस औरत की मुशावरत यानी मकतूल की बीवी, उससे भी जानते हैं। ये जो इल्ज़ाम लगा रहा है तुम्हारे पे बीवी, कितने दुरुस्त हैं? ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत इल्ज़ाम है। हाँ। मेरा ये रिश्तेदार है और इसका आना जाना हमारे घर पे था। अच्छा। तो जब आते जाते देखा है इसकी माँ को ये अच्छा नहीं लगा, तो उसने इससे मना भी किया है। और कुछ दिनों से इसने कहा है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम इसे छोड़ दो। हालांकि मैं अपने शोहर के साथ खुश रह रही थी, ठीक थी, मैं अपने घर में खुश थी, बच्चों के साथ खुश थी। काफ़ी दिनों से इसने मुझे बार बार ये कहा कि तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, तुम इसे छोड़ो, मैंने तुमसे शादी करनी है, अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा। तो जिस दिन उसने कत्ल किया उससे 1 दिन पहले उसने कहा कि मैंने इतने दिन हो गए तुम्हें कहा, तुम किसी बात नहीं किसी साइड पे लगा रही। अच्छा। तुम ऐसे नहीं मानोगी तो मैंने इसे कत्ल कर देना। तुमने ये बात किसी को बताई? नहीं, ये इसने 1 दिन, काफ़ी दिनों से ये मुझे कह रहा था, लेकिन ये बात मैंने किसी जब वो को तुम्हारे शौहर को कत्ल करने की धमकियां दे रहा था तुम्हें, तो तुमने किसी को क्यों नहीं बताया? मैंने डर के मारे किसी को नहीं बताया। तुम्हारे शौहर को वो कत्ल करना चाह रहा था और तुम डर के मारे किसी को नहीं बता रही थी? मैंने कहा रिश्तेदार है, गली मोहल्ला है, ऐसे नहीं करेगा ये। मुझे तुमने नहीं अपने था शौहर पता। से तलाक भी ली थी कभी? वो मेरे बच्चे की वजह से उसने मुझे खुला दिया था, तलाक दी थी, लेकिन मैंने वो रुजू कर लिया था। बच्चे की उसने वजह से क्या? वो झगड़ा हुआ था बच्चे की स्कूल की वजह से, तो वो फिर मेरी रजू हो गई। सब पता है, लियाकत डोगर को भी पता है। फिर वो रजू करके मैं उसके साथ आ गई, 60 बंदों को खाना खिलाया है, तो मैं उसके घर आ गई हूँ, फिर वापस आ गई हूँ। मैंने उसे नहीं छोड़ा, तो मैं उसके साथ खुश थी, सही रह रही थी मैं उसके साथ, मुझे कोई मसला नहीं था। लेकिन ये तुम आना कभी जाना इसको था। पसंद करती थी? पसंद करती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं इसी के साथ शादी करूं या इसके साथ जिंदगी शादी से पहले गुजारूं। पसंद करती थी? शादी के बाद? नहीं, शादी के बाद की बात थी कि आना जाना था, तो अच्छे दोस्तों की तरह या अच्छे रिश्तेदारों की तरह। ऐसे नहीं कि मैंने इससे शादी करना चाहा या मैं कहूँ कि मैं इसी के साथ शादी करूँगी। हालांकि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी थी, मैं फिर भी वापस आ गई उसी के पास। आखिरी दफा तुम इससे कब मिली थी? आखिरी दफ़ा जिस दिन इसने ये काम किया ना, इसने मुझे बुलाया, कहने लगा कि अगर तुमने उसे नहीं छोड़ना ना तो ना छोड़ो, अब मैं देखना मैं क्या करूँगा, मैं उसे कत्ल कर दूँगा। ये तुमसे रब्ता कैसे करता था? रब्ता के वैसे ही आते जाते गली में बात हो जाती थी। तो जिस दिन इसने ये तुम्हें काम, तुम्हारे मोहल्लेदारों ने, रिश्तेदारों ने समझाया था कि इससे दूर रहो? इसकी माँ की वजह से मुझे उन्होंने कहा था कि ये ना ऐसे बातें होती हैं, तो तुम, इसकी माँ भी बातें करती है, तो तुम ना इनके घर आना जाना किया तो करो। फिर तुम बाज क्यों नहीं आई? मैं इनके घर नहीं आती जाती थी, सबको पता है कि मैं इनके घर नहीं आती जाती थी। मेरा इनके साथ कोई वो तो तुम्हारे सामने कह रहा है कि तुमने और इसने 1 दिन पहले तुम्हारे वो शौहर जिस ये मुझे कहता था ना, जब भी आते जाते कहता था कि मैं तुम उससे तलाक ले लो, नहीं लेनी तो मैं फिर उसे ख़त्म कर दूँगा। लेकिन ये जिस दिन इसने उसे कत्ल किया उससे 1 दिन पहले मैं गली में निकली हूँ, इसने कहा मैं फ़लानी जगह इंतज़ार कर रहा हूँ, वहाँ पर आकर मेरी जल्दी जल्दी बात सुनो। मैं गई हूँ, इसने कहा कि तुम नहीं उससे तलाक ले सकती, ठीक है मैं अब उसे कत्ल कर दूँगा। तुम्हारे 2 बच्चे थे, उसके बावजूद भी तुम्हें गैर मर्द के साथ ताल्लुक बनाए रखे हुए थे, और जब उसने तुम्हारे शौहर को कत्ल करने का कहा तो तुमने किसी को भी नहीं बताया और अपने कत्ल को नहीं, छोड़ ये करवा दिया? मैं धमकियों की वजह से, डर की वजह से, मैंने कहा ऐसे ही
कह रहा है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भी बच्चे हैं, मैं अपने घर में खुश थी, ऐसा कोई तुमने उस मामला दिन घर की कुंडियां क्यों नहीं लगाई? कमरे की कुंडी जो है हमारी वो हमेशा से खुली रहती है, वो हमारी कभी बंद नहीं हुई, वो शुरू से दरवाजे हमारे खुले रहते हैं, वो बच्चों को भी पता है, सबको पता है, मेरी नंद को भी पता है। और बाहर का दरवाज़ा जो है ना वो हमारा हाथ डालकर कुंडी जो मर्ज़ी कोई खोल भी सकता है। तो उस रात मुझे नहीं पता इसने खोला या पहले से खुला हुआ है, इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है। तो कमरे के दरवाजे हमारे शुरू से ही, मुझे 12 साल हो गए शादी को, हमारे कमरे की कुंडियाँ नहीं कभी हमने लगाई और ना ही कभी लगी हैं। वैसे दरवाज़ा बंद होता है, कुंडियाँ नहीं हमारी लगी कभी। सही। अगर तुम लोगों का प्लान बना भी था कत्ल करने का, तुम्हारे 4 बच्चे थे, तुम इसको मना कर देते कि मैंने कत्ल नहीं करना, कत्ल क्यों किया तुमने? सर गलती होगी ना। जब कत्ल कर दिया तो अब तुम अपने रिश्तेदारों को और घर वालों को, माँ को क्यों भेजते हो कि सुलह करने के लिए मुद्दइयों को? सर माफ़ी मांगता हूँ इसलिए कि रिश्तेदार हैं, चलो मान जाएंगे तो मर्जी उनकी, नहीं तो नहीं, पहले तुमने एक बंदे की जान ले ली, उसको कत्ल कर दिया, अब तुम कहते हो कि तुम्हें माफ़ कर दें। कल तुम किसी और को कत्ल कर दोगे, फिर उसके घर भी जाके माफ़ी मांगोगे? नहीं सर। इस बंदे को भी तो तुमने कत्ल किया है ना, जी उसके 2 बच्चे थे, जी। तो तुम समझते हो कि तुम्हें माफ़ी मिलनी चाहिए? गुजारिश है इनके से माफ़ कर दें अल्लाह के वास्ते। नहीं, आपके बच्चों को कैसे इंसाफ मिले? बीबी आप तो उसके साथ मुलविस हैं। मुनव्विस मैं इस हद तक नहीं थी इसके साथ मुनव्विस के ये मेरे शोहर को कत्ल कर दे, मैं मुनव्विस इस हद तक नहीं थी इसके साथ। जब रिश्ता होता एक बंदे ने आपको कहा कि वो आपके शौहर को कत्ल कर देगा, आपने किसी को भी नहीं बताया, ना रिश्तेदारों को बताया, ना पुलिस को बताया? वो मैंने डर की वजह से नहीं बताया, वो मैंने डर की वजह से नहीं बताया। मैं डर गई थी ज़्यादा कि ऐसा ना हो कि घर वाले मुझे ही कुछ कह दें या कोई बात हो जाए। मैं डर की वजह से, कुछ इसकी धमकियों की वजह से ये कहता था मुझे, इसने कहा था मैं तुम्हें भी मार दूंगा, इसने कहा था मैं तुम्हें भी मार दूंगा, या तुम्हें मार दूंगा या उससे मार दूंगा। उसको मारा, तुम्हें तो नहीं मारा। अगर तुम ये शिकायत लगा देती, पुलिस को बता देती, आज तुम्हारा शौहर भी जिंदा होता, तुम्हारे बच्चे भी यतीम ना होते, तो इसमें तो तुम मुलविस हो पूरी। नहीं, मैं इसमें मुलविस नहीं हूँ, ये सामने खड़ा है। आप हमारे माशरे की इखलाकी गिरावट का अंदाज़ा देख सकते हैं कि दोनों शादीशुदा हैं, दोनों के बच्चे हैं, और वो जो हीरो बना फिर रहा है वो 2 शादियां पहले कर चुका हुआ है और अब तीसरी के ऊपर नज़र रखे हुए बैठा हुआ था। और औरत को, यानी मकतूल के शौहर को कत्ल करने से पहले उसने ये कहा भी है कि वो इसको कत्ल कर देगा। उसके बावजूद भी औरत ने ना तो पुलिस को बताया, ना रिश्तेदारों को बताया। दोनों के अहले खाना दोनों को समझा चुके हुए थे कि ये दोनों शादीशुदा हैं और इन हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बाज नहीं है। और बिल आखिर 2 बच्चों का बाप जो है जवानी में ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, और इन लोगों की रंग रलियाँ जो हैं वो एक शख्स की जान ले गए। और अभी ये लोग एक दूसरे के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर डाल रहे हैं कि सुलह कर लें ताकि ये अपने बच्चों के सरों पे कायम रह सकें, जबकि 2 बच्चों का बाप जो इन लोगों ने छीन लिया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, DSP साहब के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर मुलजिम ने इंतहाई सफाकी के सामने शौहर को उसकी अहलिया के सामने कत्ल कर दिया। मोहल्लेदारों का और अहले इलाका का यही कहना है कि औरत का इस कातिल के साथ पहले आशना चलता था और अभी कुछ अरसे से औरत जो थी वो मर्द से, इस मुलजिम से दूरी इख्तियार कर चुकी हुई थी और इसको भी समझाती थी कि उसकी ज़िंदगी में दखल ना दे। लेकिन मुलजिम ना सिर्फ उसको डरा धमका कर उसके साथ ताल्लुकात कायम किए हुए रखा हुआ था, बल्कि उसने उस रात
घर में दाखिल होकर पिस्टल से फायरिंग की, जिससे उसके शौहर को उसके सामने कत्ल कर दिया। डीएसपी मनामा सर्कल हमारे साथ मौजूद हैं, ज़िक्रिया जाकिर साहब, इनसे तफसीलात जानते हैं। ज़िक्रिया साहब, इब्तदाई तौर पर तकरीबन 1-2 हफ्ते तक आप लोगों को मुलजिम के बारे में नहीं पता चल सका, उसकी क्या वजह थी? जबकि अहले इलाका बताते हैं कि जो मकतूल की अहलिया है वो उसी कमरे में सो रही थी। मकतूल की अहलिया जो है वो साथ वाले कमरे में सो रही थी। जो हम जब मौका पे गए हैं तो हमने जब विज़िट किया सारे क्राइम सीन को, तो वो साथ वाले कमरे में सो रही थी। लेकिन चूँकि उसकी सारी क्राइम्स थी उसमें और उसको सारा पता था इसका, इसलिए वो कुछ चीज़ें जो थी वो भी छुपा रही थी तब। ठीक है। जब तक हमें चीज़ें सारी वेरीफाई नहीं हो गई थी, जब तक हमें पूरा क्लियर नहीं हो गया था, तब तक हमने उनको अरेस्ट नहीं किया। जब हमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई इन्वेस्टिगेशन में, तब हमने गिरफ्तार कर लिया उनको। आप लोगों को इस शख्स के ऊपर, फैसल के ऊपर कैसे शक हुआ कि यही कातिल है? हमें बहुत सी इसमें ऐसे शुबहात मिले जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि इस खातून ने अपने आशना के साथ मिल के उसको कत्ल किया है। और जब खातून को इंटेरोगेट किया गया तो उसने फिर बता दिया, और फिर जो मुलज़म है जब उसको भी गिरफ़्तार कर लिया तो फिर इस चीज़ की कन्फर्मेशन हो गई कि इन दोनों ने मिल के इसको कत्ल किया है। मकतूल की बहन जो मुद्दई मुकदमा भी है, वो कहती है कि मेरी भाभी जो है वो बेकसूर है और इसको डरा धमका कर उसने इसके साथ ताल्लुक़ रखा हुआ था, लेकिन जब हमने इसको समझाया था तो उसने ताल्लुक़ तर्क कर दिया था और उसके बावजूद भी ये उसको डराता धमकाता था। आप लोगों की तफ्तीश के अंदर कोई ऐसी चीज़ सामने आई? ऐसी बात तो नहीं है। वो मुलज़मा जो है, जो मकतूल की बीवी है, वो खुद इस चीज़ को एडमिट करती है कि मुझसे गलती हुई है, और वो कहती है कि मेरा इसके साथ तल्लक रहा है, वो तल्लक अब भी था, और कुछ दिन पहले भी इनकी अपनी प्लानिंग भी हुई थी कि हम इसको मर्डर कर देंगे, और बिल्कुल वो इसमें इन्वॉल्व भी है और वो मुलज़मा है। पहले ये मुकदमा शायद नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था, अब किस किस को नॉमिनेट किया गया मुद्दइयों की जानिब? ये पहले जो था वो मुकदमा बिल्कुल नामालूम था, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर नॉमिनेट किया गया दोनों मुलज़मान को, जो दोनों हमारे पास गिरफ़्तार हैं और रिमांड पे हैं। ज़िक्रिया साहब, जिस पोस्ट के ऊपर आप हैं, ये पोस्ट ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों विंग्स को देखती है, और इस पोस्ट की वैसे तो हमारे पुलिसिंग के अंदर बिल्कुल ही सिग्निफिकेंस ख़त्म कर दी हुई है, लेकिन अगर ओवरऑल पुलिस का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके अंदर बड़ी मजबूत पोस्ट है कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन को भी देख रहे होते हैं, ऑपरेशन मैटर्स को भी देख रहे होते हैं। क्या वजह है कि इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो माशरे में बहुत ज़्यादा रोनुमा होना शुरू हो गए हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और फिर कुछ अर्सा ताल्लुक़ चलता है, उसके बाद लड़का या तो अपनी आशना के साथ मिलकर कत्ल करवा देता है या लड़की जो है वो अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर? वजूहात क्या हैं, क्या समझ आता है? इस पे तो बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी जो इस दौर में हमारा सोशल मीडिया स्पेशली और इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं, वो भी बहुत सारे लोग जो है इससे मुतासर होकर भी इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, और फिर जो हमारी बहुत सारे लोग जो नेगेटिविटी जो है उसको अडॉप्ट करते हैं और इस तरह के मामलात में पड़ जाते हैं और इस तरह के इंसिडेंट भी वो कर देते हैं। आपकी पोस्टिंग क्योंकि लाहौर में काफ़ी अरसे से है, ऐसे वाक़यात पहले भी होते थे कि किसी औरत, शादीशुदा औरत का किसी शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर चल पड़ता था, या किसी शादीशुदा मर्द का किसी औरत के साथ अफेयर जो था वो हो जाता था, लेकिन उसमें बात कत्ल तक नहीं पहुंचती, इस नहज तक वो लोग नहीं पहुंचते थे कि किसी कोई की जान ले ली जाए। ये जो कत्ल वाला रुझान है, इसकी क्या वजह है? मैंने जैसे पहले बताया ना, इसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं कि वो इश्यूज़ होते हैं, लालच आ जाता है, शादी का लालच होता है, पैसों का लालच होता है, और डिप्रेशन भी सम टाइम्स होता है, जिसकी वजह से फिर वो बात जो है वो कत्ल तक पहुंच जाती है। और इसमें फिर बहुत सारी और भी, मैंने जैसे बताया, सोशल इवेंट्स जो होते हैं, सोशल मीडिया जो है उसका भी बड़ा किरदार है। लोग जो अभी नए नए इस तरह के मामलात में पड़ते हैं या जिनका मुआशका शुरू होता है, फिर वो चाहते यही हैं कि इस बात को हम ऐसे अंजाम तक ले जाएं कि हमारी शादी हो जाए या हमें दौलत मिल जाए या पैसे मिल जाएं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक तो इस तरह ही होता है कि वो उस बात को आगे तक ले जाना चाहते हैं कि दूसरा बंदा बीच में से कट ऑफ हो जाए। अगर इस पर्टिकुलरली इस केस की बात की जाए तो इनका शादी से पहले भी अफेयर था, शादी के बाद भी अफेयर चलता रहा, और अब जब इन्होंने इतना इंतहाई कदम उठा लिया है कि एक बंदे की जान ले ली है,
तो मुलजिम जो फैसल है उसके बुरसा की जानिब से जो मुद्दईयान है उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि सुलह हो जाए, ये गलती होनी थी, गलती होगी, बंदे की जान जानी थी, लेकिन बाकी ज़िंदगियाँ ख़राब ना करें। इस चीज़ को पुलिस कैसे इंश्योर करेगी कि मुलजमान के जो बुरसा हैं वो प्रेशर डाल के सुलह सफाई की तरफ ना चले जाएँ और जो उनके किए की सज़ा है वो ना भुगत पाए? जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का मामला है वो पुलिस बिल्कुल मेरिट पे और हक़ाइक़ पे और मुकम्मल शवाहद के साथ चालान पेश करेगी और इसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी जाएगी जिसमें अदालत से ये बच सकें और इंशाल्लाह इनको सज़ा होगी। और बाकी अगर कोई उनका मामला सुलह का चलता है, कुछ तरह चलता है, लेकिन वो पुलिस का उसमें कोई किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट कहा नहीं जाता है है कि अगर पुलिस मुकम्मल तफ्तीश अच्छे तरीके से ना करे तो प्रोसिक्यूशन जो है उस केस को प्लीड नहीं कर पाती और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा जो मुलजमान को होता है। फॉरेंसिक एविडेंसेस होते हैं, आला कत्ल होता है, जाए हादसा से जियो फेंसिंग और तमाम चीज़ें जो फॉरेंसिक की होती हैं वो एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। इस केस में इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें जो हैं जो इस केस को मजबूत करेंगी, उसमें तमाम एविडेंस है और तमाम जो फोरेंसिक से मुतल्लिका हैं और जो तमाम मादी शहादतें हैं वो मुकम्मल तौर पे चेक करके तो चालान भिजवाया जाएगा। आला कत्ल जो है वो उसके बारे हमें इंफॉर्मेशन आ गई है, वो भी इंशाल्लाह रिकवर होगा। बहुत शुक्रिया। डीएसपी ज़ाकिर ज़िक्रिया यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाकिर ज़िक्रिया मेरे प्रोफेसर होते थे। ज़िक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि केस के अंदर जो है तमाम पहलुओं पर तफ्तीश जो वो की जा रही है। एक चीज़ जो बीच में बुरसा की तरफ से कहा गया था, मुदैया की तरफ से कहा गया था कि उनकी भाभी जो है वो बेकसूर है, उसका इस कत्ल में कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस हद तक कि उसने उसका इस बंदे के साथ पहले अफेयर रहा था और अब जब उन्होंने समझाया था तो अफेयर ख़त्म हो गया था। इस चीज़ को डीएसपी साहब ने जो है वो रूल आउट कर दी। उनका कहना है कि शादी से पहले भी इनका मुआशका चलता रहा है और शादी के बाद भी इनका अफेयर चलता रहा है और कुछ टाइम पहले इन्होंने प्लानिंग भी की थी कि किस तरह से कत्ल किया जाना है और इस चीज़ को तमाम चीज़ों को जो है वो सफ़ा मिसल पे भी ला रहे हैं कि मुलजमान दोनों इस कत्ल में मुलविस हैं, प्लानिंग के अंदर मुलविस हैं, जबकि फायरिंग जो है वो मुलजिम की फैसल की जानिब से की गई और दोनों अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हुए हैं। ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सा केस है कि एक लड़की जो कभी किसी ज़माने में लड़के से इश्क करती थी, मुआशका था उसका, उसके बाद उनकी शादियां हो गई, रास्ते जुदा हो गए, लेकिन बाद में दोबारा से वो एक हो गए, उनका अफेयर चल पड़ा और इस दौरान उसका जो आशिक था वो उसको कहता था कि अपने शौहर से तलाक ले लो और मेरे साथ ज़िंदगी बसर करनी शुरू कर दो। जो उसका आशिक है वो भी 2 दफ़ा शादी कर चुका हुआ है और इसके साथ तीसरी शादी करना चाहता है, जबकि औरत उसके 2 बच्चे हैं और उसके बावजूद भी वो इस मर्द के लिए अपने शौहर से 1 दफ़ा लड़ भी चुकी है और तलाक भी ले चुकी है। इस तमाम कॉम्प्लेक्स केस के अंदर जबकि उस औरत का शौहर कत्ल हो गया है और ये दोनों जो खातून और उसका आशना है गिरफ्तार हो चुके हैं, इसके अंदर सज़ा का पैटर्न क्या होगा? क्योंकि जो मुद्दई है वो भी इनका रिश्तेदार ही है और जो कातिल है वो भी रिश्तेदार है और औरत तो उसकी बीवी है ही है। तो कलानूरी साहब से जानेंगे। कलानूरी साहब, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा केस है। जो कत्ल होने वाला है वो कातिलों का रिश्तेदार है, जो मुद्दई हैं वो भी कातिलों के रिश्तेदार हैं, आपस में इनकी रिश्तेदारी भी है। तो कैसे सज़ा होगी जबकि औरत के भी 2 बच्चे हैं, जो कातिल है उसके 4 बच्चे हैं? केस कैसे प्रोसीड किया जाएगा? जी देखें, केस तो मेरिट के ऊपर प्रोसीड करना है। बड़ा सीरियस नेचर का केस है और ये माशरत के एक घिनौना चेहरा है जो हमें देखने को मिलता है, बेरारवी है। और मैं अपने लड़कपन से इस तरह के केसेस देखता चला आ रहा हूँ। इवेंचुअली तो इसके अंदर जो ट्रायल होना है उसके अंदर तो सज़ा उस वक़्त होगी
कंफर्म जिस वक्त ट्रायल हो जाएगा, तब तक पुलिस का ताल्लुक है, उनको गिल्टी करार देंगे तो चलान कोर्ट के अंदर पुट अप होने हैं। कोर्ट के अंदर ये केस जब चल रहा होगा तो एक पहलू है और वो बड़ा काबिल गौर पहलू है, किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस है। ये पाकिस्तान के अंदर राइज है। ज़ियाउल हक के ज़माने के अंदर 5 ऑर्डिनेंस आए थे जो अब सब के सब वैलिडेट हो चुके हैं बाय वर्च्यू ऑफ 8th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 8वीं तरमीम जो थी वो उस वक्त की जो हुकूमत थी, उन्होंने भैया जुम्बिश कलम ही मैं कहूँगा पास कर देते हैं हाथ खड़े करके कि यूजर्पर ने जो कुछ किया हो उसके तमाम एक्ट्स को वैलिडेट करते हैं। तो जुनेजो साहब की जो हुकूमत थी उन्होंने इन सबको वैलिडेट कर दिया। नतीजतन ताज़ीरात पाकिस्तान जो है उसका एक नेसेसरी पार्ट अब ये सारी चीज़ें हैं जिनमें कसासन दियत ऑर्डिनेंस भी है, जैसे लिक्वर का ऑर्डिनेंस है वो उसके ऊपर आया था, तो ये उसकी जगह ले चुका है जो उसका हिस्सा है। अब कसासन दियत ऑर्डिनेंस ये कहता है कि इवन हीनियस क्राइम्स जो हैं, जो सीरियस नेचर के क्राइम हैं, उनके अंदर भी जो वरसा है मरने वाले के, वो उनको ये हक हासिल है कि वो उनको माफ़ी दे दें और या उसकी कोई कंपनसेशन लेके माफ़ कर दें। तो बड़े बड़े केसेस हुए हैं, जैसे आपने रेमन डेविस का केस देखा, उसके अंदर भी कंपनसेशन वर्षा ने ले ली थी। शाहरुख जतोई का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस भी लिया हुआ है। तो कहते हैं फसाद फिल अर्ज जहाँ पे हो तो इसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि क्या सरकारी वकील जो है उसको बिल्कुल खामोश तमाशा ही रहना चाहिए, क्योंकि ये क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज भी है। तो दुनिया में ये बड़ी जागत सही होती है। वो कहते हैं कि आप सीरियस क्राइम जो है उनको भी जो है किसान से देर में कंपनसेट करके तो ख़त्म कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो जो मरने वाला ना उसके जो वर्षा हैं, अगर वो उसको कोई खून बहा ले लें तो वो उसको माफ़ कर सकेंगे। बट दिस इज़ टू अर्ली इन द डे। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा साहिब काम है जो मीडिया के ज़रिए आप कर रहे हैं। इस तरह के इश्यूज़ को रेज़ करना चाहिए, वरना ऐसे लोगों की हौसला शिकनी होगी कि खातून जो बाल बच्चेदार है वो एक अपने आशना के साथ जो है वो बाकायदा डाइवर्स लेती है और उससे जाके शादी करती है और शादी करने के बाद फिर अपने पहले खामंद के पास वापस जाती है। कानूनी तौर पे तो वो जा सकती थी, उसने दोबारा उसने तलाक ली और फिर रुजू कर लिया और उसका जो वो देखें शेखें चढ़ाई और उसके बाद वापस अपने शौहर के पास आ गए। जी देखिए ना, ये बड़ा एक और भी बिगाड़ पैदा करने वाला पहलू है कि इतनी बुरी औरत जो है वो फिर जो है वो अपने पहले खामंद के पास जाती है और वो ताल्लुकात फिर भी नहीं छोड़ती। कलाम साहब, इसके अंदर अपने तजुर्बे की रोशनी में ये भी बताइएगा कि गोली चलाई है आशिया ने और औरत जो थी वो उस कमरे में मौजूद थी जब ये हुआ, लेकिन वो ये कहती है कि मैंने कत्ल नहीं किया, मुझे पता था कि ये मेरे शौहर को कत्ल करने की मुझे धमकियां दे चुका था, लेकिन मैंने कत्ल नहीं किया। दोनों की सज़ाएं क्या होंगी? देखिए, जो जिसने कत्ल किया है ना उसकी तो मैक्सिमम सज़ा जो है वो सज़ाए मौत जो है वो 302 हो जाएगी 302 में। लेकिन ये जो अबैटमेंट है ना, जो इस तरह की चीज़ है जो शरीक जुर्म है, ये भी बड़ा सीरियस किस्म का क्राइम है और इसकी सज़ा भी 7 साल तक तो है मिनिमम, और वो भी सज़ा अगर साबित होते तो खातून को जो है ना वो भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, बाज़ औक़ात कोई बंदा खुद जुर्म में शामिल नहीं होता लेकिन अबैटमेंट करता है, जैसे ललकारा मार दिया, जैसे किसी को शह देनी है, जैसे मिल के प्लानिंग करनी कि हम मिल के कोई जुर्म करते। तो जो लोग जो है उस मशवरे के अंदर शामिल होते हैं और ये कहा जाए कि ये खातून वहाँ पे शामिल थी, बट दे हैव ए हिस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि उसने सिर्फ खामद को छोड़ा नहीं, वो इसके पास गई थी और इसके साथ उसके ताल्लुकात थे। उसका वहाँ पे मौजूद होना, मौके पे मौजूद होना, इसका मतलब है कि उसने खामंद की आंखों के अंदर धूल झोंक रही है और एक नाजायज़ ताल्लुकात जो है वो एक गैर मर्द के साथ फिर भी रख रही है। तो ऐसे लोगों को तो एग्जाम्पलरी सजा मिलनी चाहिए। रहनुमाई फरमाइएगा कि मुकदमा जो था वो नामालूम अफराद के खिलाफ नामालूम शख्स के खिलाफ 302 का हुआ था। अब जब पता चला कि ये फलां फैसल ने इसको कत्ल किया है और फैसल जो है वो उस औरत का कज़न भी है और आशना भी है, तो औरत के खिलाफ कौन सी दफ़ा लगेगी? वो ततीमा बयान में लगे। ततीमा बयान में देखें, ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो कानून जो है इसको रिकग्नाइज करता है। दो इसको ज़रा ऐसी एविडेंस लानी चाहिए साबित कर, क्योंकि सोच समझ के अगर किसी को आप पहले नामालूम कर रहे हैं और उसको बाद में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ज़रिए से बीच में मुलवस कर रहे हैं, तो एविडेंस बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए जिसके अंदर ये साबित कर सके कि उस वक्त नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो क्यों कंप्लेनेंट कौन था। जी मैं ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि किसने ये मकतूल की बहन ने, तो मकतूल की बहन को नेचुरली नहीं पता था, तो ये सरकमस्टेंसेस है कि मेरी भाभी जो है वो बेकसूर है। नहीं, वो देखें, अगर वो ये कह रही है कि जी भाभी बेकसूर है तो उस कंप्लेनेंट को जो है साबित करना पड़ेगा ये बात कि उसने ये क्यों कहा
कि पहले नामालूम है और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में इस बंदे को अगर बीच में शामिल किया गया तो फिर इसके अंदर एक मोटिव होता है। हर क्रिमिनल केस के अंदर देयर हैज़ टू बी अ मोटिव कि आखिर वजह अनाद क्या थी, किस बुनियाद के ऊपर ये। तो अगर वो डिफेंस के अंदर बंदा ये साबित करने में कामयाब हो जाए कि जी मेरे तो फिर कभी कोई ताल्लुकात ही नहीं रहे, मैं मौके पर मौजूद ही नहीं था, तो इन्होंने मुझे अनाद की वजह ये है क्योंकि ये मेरे पास खातून आ गई हुई थी, पता नहीं वो क्या अब डिफेंस घड़ता है। तो अगर उसका डिफेंस स्ट्रांग हो गया तो उसकी जरा या अली भाई उसने साबित कर ली कि मैं मौके पे नहीं था, तो फिर जिन लोगों ने कत्ल किया होगा उसको तलाश करना पड़ेगा। कलानूरी साहब, वेरी प्रिसाइजली जैसे आपने अपने शुरू के सवालों के अंदर कहा कि इस तरह के केसेस में एग्जाम्पलरी सज़ा दी जानी चाहिए ताकि ये मुआशरे में जो गंद पड़ रहा है, फैल रहा है, इसको रोका जा सके। लेकिन साथ ही आपने ये भी फरमाया कि जो कसास और दियत का कानून है वो इजाज़त देता है वर्सा को माफ़ करने का, दियत लेके या वैसे माफ़ करने का। तो क्या स्टेट अगर चाहे कि इस किस्म के केसेस बहुत हो रहे हैं कि लोग जो अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर या बीवी को कत्ल कर देते हैं और ये एक चीज़ें जो है वो बढ़ती जा रही हैं मुआशरे में, लोग एक दूसरे से एग्जांपल लेके उसको अडॉप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, ऐसे केस को एग्जांपल बना के क्या उसके अंदर वो सुओ मोटो भी ले सकते हैं? जैसे आपने शाहरुख जुतोई का कराची के केस का रेफरेंस किया, इस केस में भी ऐसे केसेस में भी कर सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली जी, इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सुओ मोटो नोटिस ले लिया हुआ है और इस पॉइंट को वो एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या हर केस में किसासन दियत के तहत जो है वर्सा जो है वो माफ़ कर सकते हैं, कंपनसेशन लेके माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरे मुआशरे के खिलाफ भी जुर्म है। हमेशा क्रिमिनल केसेस में 3 फरीक होते हैं, एक कंप्लेंट करने वाला, एक अक्यूज्ड और तीसरी स्टेट एंड सोसाइटी एट लार्ज को वो रिप्रेजेंट कर रही है। अब उनको रिप्रेजेंट करता है कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, सरकारी वकील भी है। अब सरकारी वकील जो है वो अगर बिल्कुल खामोश खड़ा रहे तो कंपनसेशन लेके लोग कंप्रोमाइज़ कर लें, लेकिन इफ़ ही पुट्स इट फुट डाउन और वो कह के नहीं जी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, तो अदालत जो है वो बावजूद इसके कि लोग कंपनसेशन ले रहे हैं, वहाँ पे अदालत के पास ये अख्तियार होना चाहिए कि ऐसे जुर्म में कंपनसेशन पे वो कंप्रोमाइज़ ना करने दें। और यही सुप्रीम कोर्ट ने एक अथॉरिटेटिव प्रोमिस कहता हूँ कि बल्कि आपके प्रोग्राम के तवसत से अगर सुप्रीम कोर्ट को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वाला नोटिस जो उन्होंने लिया, इसको लिए हुए कई बरस हो गए, तो इसके ऊपर ये पॉइंट को सेटल हो जाना चाहिए वंस फॉर ऑल कि किस हद तक कंप्रोमाइज़ करने की गुंजाइश मौजूद है हीनियस क्राइम्स में, मर्डर वगैरह के अंदर। तो अगर वो अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट कर देते हैं तो आइंदा स्टेट के काउंसिल का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल होगा। बहुत मेहरबानी। ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने तजुर्बे की रोशनी में इस केस के हवाले से जो पेचीदगियाँ हैं और जो कानून जिस तरह से हरकत में आएगा वो बता रहे थे। अगर जब प्रोग्राम का स्टार्ट से मैं अगर आपको बताऊं तो जो मुद्दई हैं वो कहती है कि मेरी भाभी जो है वो बेकसूर है। भाभी और उसके आशना से जब पूछा तो वो कहती है कि मुझे इसने बताया ज़रूर था आशना ने कि वो मेरे शौहर को कत्ल करना चाहता है, लेकिन मैं उसके अंदर मुलविस नहीं हूँ। लेकिन जब शौहर कत्ल होता है तो वो वहाँ पे मौजूद है। मुलजिम कहता है कि मैंने तो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसको तमाम हक़ाइक़ बताए थे कि तुम उससे तलाक ले लो वगैरह, मैं उसको कत्ल कर दूँगा, और बिलाखिर उसने कत्ल कर दिया। पुलिस कह रही है कि वो अपनी तफ्तीश कर रही है, लेकिन इसके अंदर सबसे वैलिड पॉइंट जो है वो माहिर कानून का है। वो कहते हैं कि अगर ऐसे केसेस के अंदर माफ़ियाँ होती रहेंगी तो ये केसेस मुआशरे में बहुत तेज़ी से रोनुमा होना शुरू हो जाएंगे। आए रोज़ हमें ऐसे वाक़यात जो हैं वो सुनने पड़ेंगे। इसलिए इन केसेस के ऊपर स्टेट को अपनी रिट कायम करने की ज़रूरत है, उनको स्टेप इन करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसे केसेस में दियत और कसास के ज़रिए माफ़ी जायज़ है, और अगर नहीं है तो उसके ऊपर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो फैसला करना है वो फैसला कर दिया जाए ताकि आइंदा लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट जो है वो उस हद तक ले सकें, बेनिफिट जिस हद तक पॉसिबल है, ह्यूमनली पॉसिबल है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।